हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर आया है एक शब्द रैखिक समीकरण। दोस्तों, रैखिक बहुपद क्या होता है ये हमने आपको बताया था। यहाँ पर है रैखिक समीकरण। तो हम देखते हैं रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम आपसे पूछें रैखिक बहुपद का परिभाषा बताओ तो आप क्या बताएंगे? x+2 या फिर 2x+5, ये सब क्या है? रैखिक बहुपद है। जैसे हो गया x+y, ये क्या है? रैखिक बहुपद है। या फिर हो गया 5x+6, ये सब क्या है? रैखिक बहुपद है। अगर हम इस बहुपद में बराबर का चिन्ह लगा दें, क्या अगर इस बहुपद में हम बराबर का चिन्ह लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? अगर इस हम बहुपद में बराबर का चिन्ह लगा दें तो ये बन जाएगा रैखिक समीकरण। अगर बहुपद में बराबर का चिन्ह लगा दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। तो आपको समझ में आ गया होगा रैखिक समीकरण किसे कहेंगे। देखो, अगर हम बहुपद में यानी कि रैखिक बहुपद में बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तो वो बन जाएगा हमारा रैखिक समीकरण। अब देखो, यहाँ पर कहा दो चर, यानी कि इस रैखिक समीकरण में दो चर होंगे, जैसे x और y, या फिर होगा x+z, ऐसे होंगे, यानी कि दो चर होंगे। यहाँ पर आया है युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा, यानी कि इस चैप्टर में हमें रैखिक समीकरण युग्म के जोड़े दिए जाएंगे और हमें उन्हें सॉल्व करना होगा। जैसे x+y = 5 और x - y = 1, ऐसे हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए जाएंगे और कहेगा x और y का वैल्यू ज्ञात करो। x और y का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए तीन तरीका है। हमें क्लास 10वीं में तीन तरीके से रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करना सीखना है। देखो, पहला होता है ग्राफीय विधि। पहला क्या? ग्राफीय विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तीसरा है विलोपन विधि। विलोपन विधि। हमें इस चैप्टर में ऐसे रैखिक समीकरण युग्म दिए जाएंगे, कहेगा x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। x और y का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे पास तीन तरीके होंगे। पहला तरीका होगा हम ग्राफीय विधि से x और y का वैल्यू ज्ञात कर लें। दूसरा तरीका होगा प्रतिस्थापन विधि से x और y का वैल्यू ज्ञात कर लें। तीसरा तरीका होगा विलोपन विधि से x और y का वैल्यू ज्ञात कर लें। देखो, हमें 3.1 में ग्राफीय विधि को पढ़ना है, 3.2 में प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है और 3.3 में विलोपन विधि पढ़ना है। तो हमें 3.1 में क्या पढ़ना है? ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हमें सीखना है। तो हम सबसे पहले सीख लेते हैं ग्राफीय विधि से किसी रैखिक समीकरण युग्म को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज हम देखते हैं रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है। कोई रैखिक समीकरण युग्म ले लो, जैसे हो गया x+y = 5 और x - y = 1। हमें इस समीकरण को सॉल्व करना है, यानी कि x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम इनको किस विधि से x और y का वैल्यू ज्ञात करेंगे? ग्राफीय विधि से। तो इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब देखो, ग्राफीय विधि से हम रैखिक समीकरण युग्म के हल कैसे ज्ञात करते हैं ये देखो। पहला समीकरण है x+y = 5 और दूसरा समीकरण है x - y = 1। अब देखो, आपने 9th क्लास में एक डब्बा विधि पढ़ा था, तो यहाँ पर भी हम डब्बा विधि का उपयोग करेंगे और दो बिंदु पता कर लेंगे।
हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डब्बा विधि का प्रयोग करेंगे और दो बिंदु पता कर लेंगे और निर्देशांक तल पर उनको ढाल लेंगे, वहां से हमारा x और y का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो, अगर हम इस समीकरण में x का वैल्यू 0 रख दें, क्या x का वैल्यू अगर हम 0 रख दें, अगर हम x का वैल्यू 0 रख दें तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू हमें 5 मिलेगा। अगर हम y का वैल्यू इस बार 0 रख दें तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो x का वैल्यू हम इस बार y का वैल्यू 0 रखेंगे तो देखो ये हो गया 0 प्लस x बराबर 5, तो ये x बराबर कितना आ गया, 5। अगर हम इस समीकरण में y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 5। अब इसी प्रकार इसमें भी 2 पॉइंट पता कर लो। अब देखो, अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 रख दें तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, x माइनस वाई बराबर 1। अगर हम x का वैल्यू 0 रख दें तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, माइनस का y बराबर 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो y बराबर हमें क्या मिल गया, माइनस का 1 मिल गया। अब देखो, अगर हम यहाँ पर y का वैल्यू 0 रख दें तो x का वैल्यू क्या मिलेगा। देखो, ये बार बार ऐसे करके देखने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी यहीं से कर लो। देखो, अगर हम y का वैल्यू 0 रख दें तो हमें क्या मिलेगा, देखो y को ढक लो, क्या बचा, x बराबर 1। y का वैल्यू 0 रख दिए हो तो y खत्म ही हो गया, तो x बराबर क्या मिल रहा है, 1। तो यहाँ पर x बराबर हमें 1 मिल गया। तो दोस्तों देखो, हमने यहाँ पर 2 पॉइंट पता कर लिया, इस समीकरण के 2 पॉइंट पता कर लिया और इस समीकरण का भी 2 पॉइंट पता कर लिया। अब इतना ले लो स्क्रीनशॉट और यहाँ पर हम निर्देशांक तल बना लेते हैं। ये हमारा बन गया निर्देशांक तल। देखो, ये होता है x अक्ष, ये क्या होता है, ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष। देखो, मूल बिंदु से x अक्ष का वैल्यू इधर प्लस होता है और मूल बिंदु से इधर x अक्ष का वैल्यू माइनस में होता है। अब देखो, मूल बिंदु से ऊपर की वैल्यू जो y अक्ष होता है उसका प्लस होता है। अब देखो, मूल बिंदु से नीचे का वैल्यू यानी कि y अक्ष का निगेटिव होता है, यानी कि माइनस में होता है। अब हमें इन बिंदुओं को यहाँ पर ढालना है। देखो कैसे ढाला जाएगा। देखो, यहाँ पर पहला बिंदु क्या है, ये सब क्या है, बिंदु निकाले गए हैं। देखो 0,5 यानी कि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5 कहाँ पर आएगा, x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू x अक्ष यही है तो 0 यहीं पर है, और y का वैल्यू 5, y का वैल्यू 5 प्लस का कहाँ है, इधर है, कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये हो गया 0,5, तो ये हो गया हमारा पहला बिंदु। अब देखो, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 5 कहाँ पर मिलेगा, x अक्ष पर मिलेगा, कहाँ पर है, यहाँ पर, और y का वैल्यू 0। तो ये हो गया हमारा दूसरा बिंदु। अब देखो, इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। ये मिल गया। हमने ये किसका ग्राफ बनाया है, ये हमने किसका ग्राफ बनाया है, x प्लस वाई बराबर 5 का। किसका ग्राफ है, x प्लस वाई बराबर 5 का। अब इसी प्रकार इसका भी ग्राफ बनाओ। देखो, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1। x का वैल्यू 0 यहीं पर होगा, y का वैल्यू -1 y अक्ष पर कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। ये क्या हो गया, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1, ये हो गया हमारा बिंदु। अब देखो, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 यानी कि 1,0। x का वैल्यू 1 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर, और y का वैल्यू 0, तो ये हो गया 1,0। अब देखो, इन दोनों बिंदुओं को मिलाओ। इसे दोस्तों पटरी से बनाना जिससे अच्छा सा बने, नहीं तो कहीं पर गलती होगा तो x और y का वैल्यू नहीं आएगा। अब देखो, ये दोनों कहाँ पर काट रहे हैं। अगर
हम इस बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछें तो आप क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे? पहले ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये एक्स अक्ष पर कहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक्स अक्ष का ही वैल्यू लिखते हैं। तो एक्स अक्ष पर कहाँ पर काट रहे हैं, 3 पर। वाई अक्ष को कहाँ पर काट रहे हैं, ध्यान से देखना, वाई अक्ष पर कहाँ पर काट रहे हैं, 2 पर। तो ये हो गया 3,2। क्या हो गया, 3,2 हो गया। ये हमने किसका ग्राफ बनाया है, ये किसका ग्राफ बना है, x माइनस वाई बराबर 1 का ग्राफ, x माइनस वाई बराबर 1 का ग्राफ ये बना है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, 3,2 पर। यही हमारा आंसर हो गया। x का वैल्यू आ गया हमारा 3 और y का वैल्यू आ गया 2। इसी प्रकार ग्राफ विधि से x और y का वैल्यू निकाला जाता है। जब भी हम रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाते हैं तो हमें हमेशा एक सीधी रेखा ही मिलती है। किसी भी रैखिक समीकरण का आप ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा एक सीधी रेखा ही मिलेगी। देखो ये दोनों समीकरण दिए गए थे, हमने इनका ग्राफ बनाया। ये एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, 3,2 पर काट रहे हैं। ये जब 3,2 पर काट रहे हैं, ये जहाँ पर काट रहे हैं वही हमारा होता है x और y का आंसर। तो x बराबर कितना आ गया, 3 और y बराबर कितना आ गया, 2। यही हो गया हमारा इस समीकरण का आंसर। और इसी को हमें लिखना है। देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहे हैं, बिंदु 3,0, 3 कितना है, 2 है, 3,2 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, 3,2 पर। आता है जो x बराबर है हमारा आंसर वो 3 है और तथा y बराबर 2 है। x बराबर 3 है और y बराबर 2 है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, देखो हमें ऐसे 2 रैखिक समीकरण दिए जाएंगे और इनका हमें ग्राफ विधि से सॉल्व करना रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डब्बा विधि का प्रयोग करेंगे और वहां से 2 बिंदु ऐसे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, एक का वैल्यू 0 रखेंगे और y का वैल्यू निकल जाएगा। y का वैल्यू जब रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में भी करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे y का वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। जो यहाँ पर बिंदु निकलेंगे इनको हम इस निर्देशांक तल पर ढालेंगे। तब फिर एक बार क्या बनेगा, 2 रेखाएं बनकर तैयार होंगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पर काटेंगी वही हमारा इस रैखिक समीकरण युग्म का आंसर होगा। तो ये दोनों कहां पर काट रहे हैं, 3,2 पर काट रहे थे। तो यानी कि x बराबर हमारा आ गया 3 और y बराबर आ गया हमारा 2। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों ये होगा हमारा 3.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब एक कॉन्सेप्ट और बचा है, उसको भी हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको रैखिक समीकरण युग्म दे दिया जाए, क्या, रैखिक समीकरण युग्म, अगर आपको रैखिक समीकरण युग्म दे दिया जाए और अगर पूछा जाए कि इसका ग्राफ किस किस प्रकार का बनेगा, अगर आपको रैखिक समीकरण युग्म दे दिया जाए, अगर पूछा जाए कि इस रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ किस किस प्रकार बन सकता है, तो आप क्या बताएंगे, 3 प्रकार का बनेगा। पहला ये हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें।
या फिर ये हो सकता है कि दोनों रेखाएं समांतर हों, या फिर ये हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर हों, यानी कि संगत हों, यानी कि संपाती हों। अगर आपको रैखिक समीकरण युग्म दे दिया जाए तो उसका ग्राफ किस किस प्रकार से बन सकता है? ऐसा हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों रेखाएं समांतर हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों रेखाएं संपाती हों, यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा पर हो। क्या? एक रेखा दूसरी रेखा पर हो, यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हों। ये 3 प्रकार से ग्राफ बन सकता है। अगर आपको रैखिक समीकरण युग्म दे दिया जाए तो ये 3 प्रकार से ग्राफ बनेगा। पहला बनेगा या तो एक दूसरे को प्रच्छेदित करें, दूसरा बनेगा समांतर हो सकती हैं, तीसरा ऐसा हो सकता है कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हों, यानी कि क्या हों? संपाती हों। इसको हम क्या कहेंगे? ऐसा हो सकता है कि प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद। अगर हम किसी रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि समांतर बन जाएं। क्या बन जाएं? समांतर बन जाएं। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर हों, यानी कि संपाती हों, संपाती हों। अब देखो, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तब केवल एक हल होगा। जब रेखाएं समांतर होंगी तब कोई हल नहीं होगा। जब रेखाएं एक दूसरे पर होंगी तब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या? केवल एक, यानी कि अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। देखो, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो केवल एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। जब रेखाएं समांतर होंगी तब कोई हल नहीं होगा। देखो, यहां पर रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए यहां पर रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा। यहां पर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, तो इसलिए यहां पर कोई हल नहीं होगा। क्या? कोई हल नहीं, यहां पर कोई हल नहीं होगा। अब देखो, यहां पर रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कि ये हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्या? ये हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए यहां पर रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या? अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अब देखो, अगर आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या फिर समांतर होंगी या फिर संपाती होंगी। जैसे कोई भी रैखिक समीकरण युग्म दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाए x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, और कह दिया जाए कि ये रेखाएं, यानी कि यहाँ पर जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या फिर समांतर होंगी या फिर संपाती होंगी, तो आप कैसे बताएंगे? क्या पूछा जाए? अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये रैखिक समीकरण युग्म का जो ग्राफ बनेगा वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी या फिर समांतर होंगी या फिर संपाती होंगी, तो आप कैसे बताएंगे? तो कहेंगे सर हम क्या करेंगे, जल्दी से एक ग्राफ बना लेंगे और वहाँ पर देख लेंगे कि वहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो देखो, अगर ये आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। क्या? बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और बार बार ये आप ग्राफ बनाएंगे नहीं, अगर बार बार आप ग्राफ बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो उसका एक आसान तरीका है। क्या तरीका है?
जैसे समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, जैसे ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो यहाँ पर ये रैखिक समीकरण है तो यहाँ पर हो गया y। अब देखो यहाँ पर है दूसरा समीकरण, हम मान लेते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0। देखो ऐसे तुम्हें रैखिक समीकरण युग्म दिया जाएगा और पूछा जाएगा यहाँ पर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या फिर समांतर होंगी या फिर संपाती होंगी, तो आप कैसे बताएंगे। देखो यहाँ पर इसको हम मानेंगे a1, इसको मान लेंगे a2, इसको मान लेंगे b1, इसको मान लेंगे b2, इसको मान लेंगे c1, इसको मान लेंगे c2। और यहाँ पर क्या देखेंगे, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, इन तीनों के बीच संबंध देखेंगे। अगर ये तीनों बराबर हो जाएंगे, अगर ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो हम क्या कह देंगे, हम ये कहेंगे कि ये रेखाएं संपाती होंगी। अगर तीनों बराबर आ जाती हैं तो रेखाएं संपाती बनेंगी। क्या, अगर a1 बाई a2 बराबर हो जाएगा b1 बाई b2 के, ये बराबर हो जाएगा c1 बाई c2 के, तब रेखाएं संपाती होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर देखो, अगर a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2 होगा, यानी कि पहला ये दूसरे के बराबर ही नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं। क्या, अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 के, तो हम ये कह देंगे कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। क्या, a1 बाई a2 अगर बराबर नहीं हुआ b1 बाई b2 के, तो हम ये कह देंगे कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और केवल एक हल होगा। देखो, जब a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 के, तो हम c1 बाई c2 को चेक भी नहीं करेंगे। क्या, हम c1 बाई c2 को चेक भी नहीं करेंगे कि ये बराबर होगा या नहीं। जब यहाँ पर ही पता चल जाएगा ये बराबर नहीं है, तुरंत हम कह देंगे ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और एक हल होगा, यानी कि एक अद्वितीय हल होगा। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और c1 बाई नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, अगर ऐसा बनता है a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट c1 बाई c2 के, तो हम ये कहेंगे कि रेखाएं समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा। देखो यहाँ पर हम आपको ये समीकरण चेक करके दिखाते हैं कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या नहीं। देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है तो कितना मान लेंगे, एक। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है तो क्या मान लेंगे, एक। यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा गया, एक। यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा गया तो इसको हम मान लेंगे एक। अब देखो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा c2। अब देखो a1 और a2 क्या है, a1 बटे a2 कितना है, 1 बटे 1, 1 बटे 1 है। देखो अब b1 बटे b2 क्या है, b1 बटे b2। देखो यहाँ पर है प्लस का 1 और यहाँ पर है माइनस का 1। क्या है, प्लस का 1 बटे माइनस का 1। अब ध्यान से देखो, क्या a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, नहीं। देखो यहाँ पर 1 बटे 1 आया है, यहाँ पर 1 बटे माइनस का 1 आया है, यानी कि यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो हम क्या कहेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और हमने इसके पहले यही तो ग्राफ बनाया था, इसी का ग्राफ बनाया था। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी और आंसर हमारा क्या आ रहा था, 3,2, यानी कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 आ रहा था। तो देखो अगर पूछा जाए
रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया जाए और पूछा जाए ये कितने प्रकार से ग्राफ बनाएंगे, तो आप बताएंगे 3 प्रकार से। कौन कौन? या तो ऐसा होगा रेखाएं परिच्छेद करें, या फिर ऐसा होगा रेखाएं समांतर हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि रेखाएं समपाती हों। जब रेखाएं परिच्छेद करेंगी तो केवल एक हल होगा और अद्वितीय यानी कि अद्वितीय हल होगा, इसके जैसा कोई नहीं होगा। और इसका सूत्र क्या बनेगा? a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। अब देखो यहाँ पर जब ऐसा होगा तब संगत युग्म होगा। क्या? संगत युग्म होगा। जब रेखाएं परिच्छेद करेंगी तो संगत युग्म होगा। जब रेखाएं समांतर होंगी तब असंगत युग्म होगा। असंगत युग्म। और देखो जब रेखाएं समपाती होंगी तो या तो आश्रित हल कहो या फिर क्या कहो? संगत युग्म कहो। आश्रित या फिर संगत युग्म। संगत युग्म। देखो जब रेखाएं समपाती होंगी तो उन्हें हम कहेंगे आश्रित युग्म हैं या फिर संगत युग्म हैं, ये हम कहेंगे। तो देखो अगर रेखाएं परिच्छेद करेंगी तो क्या होगा? केवल एक हल होगा और a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 होगा और संगत युग्म होगा। जब रेखाएं समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा और a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 होगा और असंगत युग्म होगा। जब रेखाएं समपाती होंगी तब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और c1/c2 के भी बराबर होगा। इसे हम कहेंगे आश्रित युग्म है या फिर कहेंगे संगत युग्म है। तो दोस्तों 3.1 में ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट था कि ग्राफ से किसी रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व कैसे किया जाता है, और दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई रैखिक समीकरण युग्म दिया जाए तो उसका ग्राफ किस किस प्रकार से बन सकता है। दोस्तों आपको रैखिक समीकरण युग्म दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि रेखाएं परिच्छेदित कर रही हैं या फिर समांतर हैं या फिर समपाती हैं, तो हम इन फार्मूलों का उपयोग करेंगे। यही a1/a2 b1/b2 वाला फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों 3.1 में यही 2 बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिनको हमने पूरा कर लिया। अब दोस्तों हम कल करेंगे इसका सबसे पहले उदाहरण। 3.1 का क्या करेंगे? उदाहरण करेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली का सवाल करेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।